अपनी जगह रहेगी, होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता। मैं इसमें थोड़ा सा, मुझे इसमें उबाम है कानूनी हवाले से, तो ज़रा रजू करते हैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से। मैं ये पूछूं कि ये आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बड़ा एक अहम नुक्ता है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है इन दोनों अदालतों के बारे में। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जस्टिस साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो आईनी अदालत अगर बन जाती है तो वो आईनी मामलात को देखा करेगी? देखिए, ये आईनी अदालत कोई नई चीज नहीं है। ये ठीक है, बहुत मुल्कों में रिवाज है, बल्कि नाफिज है। ठीक है, खास तौर से यूरोपियन मुल्कों में तो हर जगह आईनी अदालत है। बिल्कुल ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि देखिए, ये जो जुडिशल सिस्टम होता है उसका काम ये होता है कि लोगों के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, दूसरी और चीजें होती हैं, उनको वो सॉर्ट आउट करे और फाइनली फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। ये इसका मकसद होता है। लेकिन हुआ ये है कि खास तौर से हमारे जैसे मुल्कों में और इस तरह के और बहुत से मुल्क जहाँ पे कि पॉलिटिकल सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ और लोगों के जो पॉलिटिशियंस की जो वो है एथिक्स जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी वजह से ये होता है कि ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सीधा सीधा कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सियासी मामलात अदालत में चले जाते हैं। जी, वो चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। चूंकि उनका असर रसूख होता है तो वो इधर से बातचीत करके केसेस को दूसरी दिन लगवा लेते हैं। अच्छा, मुझे जो चीज़ जो मेरे नज़दीक जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो फौजदारी मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी और आईनी मामलात को आईनी अदालत सुनेगी, दुरुस्त? जी जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आज के दौर में अगर भुट्टो साहब का मुकदमा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी? नहीं, भुट्टो साहब का जो मुकदमा था वो तो क्रिमिनल केस था। अच्छा, तो वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी ना, आईनी अदालत नहीं सुनेगी? बिल्कुल, वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। अच्छा, और अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब से कहना हो कि स्विट्जरलैंड खत लिखें तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, आईनी अदालत नहीं सुनेगी? वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, बिल्कुल। और पनामा केस आ जाए और ये स्कैंडल्स आ जाएं तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी, आईनी अदालत नहीं सुनेगी? जी हाँ, बिल्कुल। और 190 मिलियन पाउंड का केस भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और ये करप्शन केसेस और एफआईए की अपीलें और नैब के केसेस और आईपीपी, ये सारा सुप्रीम कोर्ट? अच्छा, बिल्कुल हाँ। सिर्फ जो चीज नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी वो ये है कि जो आपस में हर दूसरे दिन वो चैलेंज कर रहे हैं इस लॉ को। मुझे तो नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस आईनी, वो मेरे से 50 बन जाए। मुझे ये बताएं कि जो करप्शन केसेस हैं, ये आईपीपीज खुल गए, करप्शन है, लूट मार है, ये सारा कर्जा का, ये सारे जो फलूदे वाले केस, नैब आगे पीछे जो भी, ये सारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही है। अच्छा, और उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे कोई अमल दरामद नहीं करेगा तो वो तौहीन अदालत तो सेशन कोर्ट हर कोर्ट की होती है, तो वो तो मतलब नायल करेंगे ना उस पे? जी कर जी, सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी की छुट्टी हो गई थी, उस तरह से वो हर जगह हर एक को कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बुला सकते हैं। मतलब वो आईनी इशू नहीं है? नहीं ना, बिल्कुल। पनामा भी आईनी इशू नहीं है और 190 मिलियन भी नहीं है और आईपीपीज खुल गए और नैब के केसेस और ये सब मुकदमात जो हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये किस चक्कर में पड़ गए सारे? ये आईनी अदालत क्यों बनवा रहे हैं इनको? तो सुप्रीम, ये देखिए, आईनी अदालत की इस बात से बना उसका नहीं, उससे ये जो मुकदमात हैं सारे, जो सही हैं गलत हैं जो भी हैं, ये तो करप्शन केसेस जो भी जैसे भी बने हुए हैं, जिसमें जो भी सजाएं हुई, जैसे गलत हुए सही हुए जो भी हुआ छोड़ दें, मैं से भी कह रहा हूं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना? जी जी, बिल्कुल हाँ। बस फर्क ये है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नहीं, तो हमारी जो एलीट है उसका कौन सा मुकदमा आईनी अदालत में जाएगा, मुझे ये बता दें आप। मैं बता रहा हूँ कि मसलन ये जो हर दूसरे दिन एक कानून को चैलेंज करने आ जाते हैं, एक लेटर कोई जाता है उसको चैलेंज करने के लिए पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये सब चीजें जो है, एक पॉलिटिशियन के साथ लड़ाई होती है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। वो तो अब नहीं जाएंगे ना, अब तुम देखें, वो तो जाते रहे उधर, चले होता रहे। मेरा जो नुक्ता था वो ये था कि जो नैब के केसेस हैं, एफआईए के केसेस हैं, जो सब सुप्रीम कोर्ट में करप्शन, कत्ल, ये जो मेगा जो मतलब सारे जो इश्यूज हैं बड़े इस मुल्क के, एलीट पकड़ लिया किसी को, मतलब आगे पकड़, आईपीपीज, ये सारा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये मतलब वही
एहतसाब अदालत और फिर FIA पुलिस, FIA एहतसाब अदालत, हाई कोर्ट, ये वही नॉर्मल, वो सब वही वही रहेगा जहाँ है। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ चले जाएंगे कि भाई वो आइन की तशरीह उस आर्टिकल की, इस तरह के मुकदमे? इस तरह के मुकदमे या इस तरह के जैसा वो कोई कानून बना, हर जो कानून बनता है पार्लियामेंट में वो दूसरी ऑपोजिशन उसको चैलेंज कर देती है, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? पार्लियामेंट का काम आइन कानून बनाना है। कानून बनाने को आप बिला वजह चैलेंज करना अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए, मैं समझ नहीं गया। है। नहीं इसकी नहीं, वजह से जो वो problem बिल्कुल वो दुरुस्त है। मेरा तो सर देखिए ना, मेरी तो इधर ज्यादा स्पेशलिटी इधर है कि जो फौजदारी मुकदमात हैं, जी जी, वो जो वहीं करप्शन केसेस हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो सब वहीं रहेंगे जहाँ थे। 190 मिलियन भी हो गया, या FIA के केसेस हो गए, या ये जो आपके नैब के केसेस हो गए, ये सारे 50 करोड़ से कम अगर केसेस हैं तो वो एहतसाब अदालत या हाँ, उधर वो तो जाएंगे, normal है, FIA कानून में FIA के बाद जाएंगे, वो सारे सुप्रीम कोर्ट में होंगे ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आज तक जो है वो नाअहलियत या किसी शख्स को निकाला तो आईनी, मतलब किसको, क्या कौन सा केस ऐसा है जो, मतलब सारे ही तो इस सुप्रीम कोर्ट के तहत हुए हैं ना, सजाएं और मुकदमात और सारे? जी जी, सब कुछ हुआ है। देखिए, हो ये रहा है कि पिछले 2-3 साल में चूंकि ये कोई पोलराइजेशन जो शुरू हुई है मुल्क के अंदर, और उसमें ये हुआ है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ हो गई। जहां इसने एक कोई कानून बनाया, दूसरी वहां चैलेंज करने के लिए पहुंच गई। एक किसी ने लेटर लिखा इलेक्शन कमिश्नर ने, वो वहां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। और एक तो पार्टी है जिसमें के सारे वकील ही वकील हैं सारे, तो उनका काम ही यही है कि बस पिटीशन फाइल करते रहो हर तरफ से। तो ये सब ये वो यानी खसूसी सीटें और क्या, वो एक तरफ है, मैं समझ गया, वो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए वो। असल इशू ये है कि जो करप्शन केसेस हैं, नहीं, वो वहीं रहेंगे। वो वहीं रहेंगे। अच्छा, और वही एहतसाब कोर्ट और FIA और, अच्छा मैं बस यही सोच रहा था कि ये जो, तो उसमें क्या फायदा होगा फिर? नहीं, फायदा हमारी जो होगा। एलीट क्लास को क्या फायदा होगा? नहीं, हमारे जो ये वो ये तो नहीं कह सकते ना कि फौजदारी कत्ल के मुकदमात भी आइन में डाल दो, ये कैसे कहेंगे वो? बिल्कुल नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, वो तो कभी नहीं हो सकता। नहीं, वो नहीं है। हमारे यहाँ जो जो फायदा होगा वो ऑर्डिनरी पब्लिक को होगा, जिनके केसेस को 20-20 साल कोर्ट में चलते हैं, उनको फायदा होगा। कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, सर उनको तो फायदा होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मेगा करप्शन केसेस हैं, मेगा करप्शन केसेस, वो वहीं रहेंगे जहाँ जहाँ थे। यानी वो थ्रू सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरफ इनका ध्यान क्यों नहीं गया? बस यहाँ ये तो पॉलिटिकल एंड है ना, जो एक ऑपोजिशन चाहती है कि उनके पास ये हरबा रहे, ताकि वो जो गवर्नमेंट की पार्टीज हैं उनको उनके खिलाफ चैलेंज कर दें, ताकि वो घसीटते रहें उसको। नहीं, वो कहाँ चैलेंज करेंगे? वो आईनी अदालत में तो चैलेंज नहीं हो सकते ना फौजदारी मुकदमात। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, करप्शन केसेस तो आईनी अदालत क्या करेगी उसमें? नहीं, मसलन ये कि अभी एक किसी ने इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिख दिया, उन्होंने चैलेंज कर दिया उसको। किसी ने कुछ किया, उसको उसकी चैलेंज कर दिया। ये क्या सर करप्शन में पकड़ लिया किसी को, सजा हो गई, तो मुझे बताएं उसमें ये आईनी इशू है क्या? वो अलग चीज है। वो करप्शन में किसी को सजा होगी तो वो नॉर्मल तरीके से केस चलेगा जैसा चलना चाहिए इसको। तो ये हमारी जो एलीट है उसके जहन में ये बात नहीं है कि आईनी अदालत को कोई फायदा नहीं होगा कोई खास? ये सही, देखिए, आईनी अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वास्ते लाया जा रहा है क्योंकि ये रोज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, ठीक है, दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे होते हैं लोग, लाइन लगा के खड़े होते हैं कि जी इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने क्यों कहा, कैसे कहा। तो ये चीजें, इन चीजों को रोकने के लिए उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, और ताकि ये दूसरी चीजें जो है वो अपनी जगह चलेंगी, वो तो कभी नहीं खत्म होगी। क्योंकि नहीं तो फिर तो उस अदालत सुप्रीम कोर्ट की अहमियत ही ज्यादा होगी ना? जी जी, बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। क्योंकि जितने भी माजी में सही या गलत करप्शन केसेस बने हैं, और जिसमें ये IMF का प्रोग्राम आने के बाद तो खास तौर पे मेरी दिलचस्पी ज़्यादा इसमें बढ़ गई है। इस मुल्क के ज़ाहिर है करोड़ों लोगों की तरह यकीनन जो चाहते हैं कि ये जो एलीट कैप्चर है और ये जो बाकी सारे मामलात हैं, ये जो हैं ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे और इनसे जो मतलब है कि पॉलिटिकल केसेस ना हो, बाकी करप्शन, इनको ये जो हमारी एलीट है
इसको फिर ये अभी वक्ती तौर पे सीटें इधर चली गई उधर चली गई, एक बन गई आईनी अदालत, एक उधर कोई भी जज साहब चले गए, ये तो एक तो बड़ा सुपरफिशियल सा इनके लिए मामला। असल मामला तो वो है जो जो जिनमें ये फंसे हुए हैं सारे एलीट, हमारी सारी सियासी और गैर सियासी। जी जी, वो तो अपनी जगह, वो तो बैकग्राउंड में हो गई ना आजकल। आजकल हो गई, लेकिन वो असल तो वो है ना मामला। जी बिल्कुल। और वो जो करना चाहती है गवर्नमेंट, वो ये मेरे ख्याल में कि वो ये करना चाहती है कि कम से कम ये जो मामला जो हैं ये अलग हो जाएं, और जो नॉर्मल केसेस चलते हैं वो चलते रहेंगे, उनको तो कोई वो नॉर्मल कहाँ है, वो तो अरबों खरबों रुपए की करप्शन की केस है। चाहे जो भी हो, चाहे खरबों की हो, किसी की भी हो, लेकिन वो एक नॉर्मल पैटर्न है। नहीं, जिनको ये, सर मैं नाम लिए बगैर, जिनको ये चाहते हैं कि ये मतलब जिनकी तरफ झुकाव है, फर्ज करें अगर इनका, तो वो तो आईनी अदालत में चले जाएंगे। मेरा यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इनके मुकदमा तो इधर ही जानी है। हाँ, देखिए इस फर्ज किया, ये जो $190 मिलियन का केस है, ठीक है, जो आप पाउंड सर, पाउंड, ये अपनी जगह पर रहेगा जहाँ अच्छा। है, और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली फैसला होगा इसका, ये नहीं जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। अच्छा, और बाकी नैब के मेगा करप्शन और वो सारे भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? सब वहीं जाएंगे नॉर्मल तरीके से। अच्छा, तो अच्छा, ये तो फिर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। तो ये जो है, अगर ये बन जाती है अदालत, तो सिर्फ ये मतलब इलेक्शन कब होगा, मतलब ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन असल मामला जो है वो ये है कि मुल्क में, जो मैं बात हमेशा कहता हूँ कि वो हमें करप्शन को और जराइम को अलग करना है सियासत से, तब मुल्क आके चलेगा। तो वो सारे मुकदमे उधर ही होंगे उसी तरह से, बिल्कुल वहीं रहेंगे, बल्कि और ज्यादा तेजी के साथ लगा करेंगे उधर। यही तो मकसद है, तेजी से चलेंगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जज साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब ये क्या रोल है, मतलब ये जो मुकदमात हैं नैब के, FIA के, आपको पता है ना 50 करोड़ से कम की जो करप्शन थी, वो उनका ख्याल सूबाई एंटी करप्शन, वो FIA के पास जा रहे हैं। तो FIA तो बड़ी खतरनाक है, वो तो नैब से भी ज़्यादा, उनके पास जो है रिसोर्सेज कम है। आप FIA के कभी ऑफिसर से उनके मिलें, और वो तो आपको पता है पाकिस्तान में जो DG FI है, वो उसका एक दूसरा उहदा भी होता है, वो इंटरपोल का भी पाकिस्तान में हेड होता है। तो FIA तो बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल अदारा है। नैब पॉलिटिकल हो गया हुआ है, और वो भी उम्मीद है कि ज़रा बेहतर होगा। लेकिन ये सारे मुकदमात जो हैं, फौजदारी मुकदमात, ये सारे उन्हीं अदालतों के थ्रू उसी हाई कोर्ट में और उसी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो मामला हमारी एलीट के फंसे हुए हैं, ये तो फंसे हुए फौजदारी मुकदमात ना। तो ये तो फिर ठीक है, और देखते हैं अभी क्या होता है कि उस अदालत के बनने से, और ये तेज हो जाएगी स्पीड इनकी, यानी रोज फिर फौजदारी मुकदमात ही लग रहे होंगे उधर। और मेगा करप्शन जाहिर है, वो जो अदालत होगी सुप्रीम कोर्ट दूसरी जो होगी, उसमें मैं बिलावल साहब की बात सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि मंसूर शाह साहब को हम चाहते हैं उधर आ जाएं और फाइज साहब उधर चले जाएं। तो फिर उधर तो रोज़ हम मतलब मेगा करप्शन ये वाला फिर उधर चलेगा ना। तो ये तो मतलब है कि कोई ख़ास मुझे बुरा नहीं लग रहा ये आइडिया वो उधर चले। अगर देखिए ना, होता ये उसकी वजह से वो नहीं सुने जाते ना असल मुकदमात। कितने मुकदमात हैं आप देखें ना, कितना पैसा इस मुल्क में, और कल IMF की शराइत आप देखें कितना इस मुल्क में गरीबों पे बोझ डलेगा। तो जब तक एलीट्स को नहीं पकड़ा जाएगा और उनसे पैसा नहीं निकलवाया जाएगा और कुएं से एक ख़ास मखसूस मखलूक को नहीं निकाला जाएगा, तो आप जितनी मर्जी दफ़ा IMF के साथ मुआहदे कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बात इंटरेस्टिंग है कि वो सारे मुकदमा जो हैं वो उधर ही जाएंगे, जितने हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो या एलीट क्लास में हो, वो सब के मुकदमे उधर ही जाएंगे। तो ये तो बुरी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो देखें कि प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हुई फ्रांस के सदर मैक्रों की, और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। और स्टेटमेंट उनका जो जारी हुआ, अगर हम वो दिखा सकें फर्स्ट स्लाइड, तो वो स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा कि फ्रांस और अमेरिका एक प्रपोजल पेश कर रहा है, और वो प्रपोजल ये है कि 21 दिन की सीज़ फायर, और वो सिर्फ ये दोनों मुल्क इसको प्रपोज नहीं कर रहे, यानी इसराइल और लेबनान के दरमियान, हिजबुल्लाह और लेबनान के दरमियान, या हिजबुल्लाह ही वहाँ पे मेन इस वक्त जो है वो कर रही है,
नजीब मकाती जो है उन्होंने स्पीच की है वहाँ पे लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने, और उस पर फिर बड़ी तलखी भी हुई है वहाँ पे जो इसराइल का जो मंदूब था। लेकिन इसकी जो अगर आप इस पूरे को देखें इसी एलामिया को, तो इसमें और मुल्क भी साथ हैं। इसी स्लाइड को हम दोबारा अगर दिखाएं तो इसमें जो है वो कनाडा भी है, इसमें जो है वो जापान भी है, और इसमें यूएई भी है, और इसमें जर्मनी भी है, और इसमें इटली भी है, और इसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, कतर, ये सारे मुल्क हैं। और इन सारे मुल्कों की हमायत से ये स्टेटमेंट जारी हुई है जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट मैक्रोन की, ये सारे मुल्क हैं, जेन में रखें। अब उन्होंने कहा कि हम वेट कर रहे हैं कि क्या हमें जवाब आता है इसराइल की तरफ से और क्या हमें जवाब आता है लेबनान की तरफ से। अब जनाब नेतन्याहू अभी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में मौसूफ वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, और वहाँ पे मुजाहरे और कोई ख़ास मुलाकातें भी नहीं उनकी एक दो मुल्कों के लोगों से, और उसके बाद वो गालियाँ वालियाँ खा के, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी तादाद में मुल्क बाइकआउट करेंगे स्पीच का। लेकिन इसमें इशू ये है कि उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, ये मैं तो ये बात नहीं सुन रहा। अच्छा, अब अजीब पोजीशन होगी प्रेसिडेंट बाइडेन की और फ्रांस की और इटली की और सऊदी अरेबिया का। कतर ने पहले ये बात की कि भाई ये जो है ये माहिदा ये गज़ा के साथ ये लिंक नहीं है, ये इसराइल और जो लेबनान का, क्योंकि उन्होंने जो है वो ये पेश किया, अचानक पेश कर दिया, ये आउट ऑफ द ब्लू आया अचानक के। उन्होंने कहा है कि 3 हफ्ते के लिए इन्होंने जनाब आगे से जहाज़ में बैठे मौसूफ, और इन्होंने जहाज़ में बैठ के ऑर्डर किया कि बैरूत पे स्ट्राइक करो। और बैरूत पे जो स्ट्राइक्स हुई उसमें 20 से 23 की फिगर आ रही है, उसमें 23 सीरियंस, जो सीरियन रेफ्यूजी बैरूत में सीरियन सिटीजन्स मौजूद थे, वो सीरिया के लोग भी जो उसमें शहीद हो गए। अब जनाब ये पता चल रहा है कि ये खुद नेतन्याहू ने कहा था, अब ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अब वो, या तो मैंने पहले भी कहा था, नहीं तो बाइडेन पहले घर चले जाएं, ठीक है ना, उनको अब तमाशा बन गया। अब जनाब वो कह रहे हैं कि जी बाइडेन ने खुद कहा था, बाइडेन को खुद कहा था नेतन्याहू ने कि ये 3 हफ्ते के लिए मैं तैयार हूँ कि तुम बात करो, मैं रुक करवा देता हूँ, मैं रुक जाऊँगा फ़ौरन। और वो बाइडेन ने पेश कर दिया। तो बाइडेन, अब मुझे नहीं पता मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा कि वो मुआहिदा पेश करो, तुम अमन मुआहिदा, और मैं करूँगा। वो पेश कर दिया वो दिन और आज का दिन। फिर नेतन्याहू ने ही कहा बाइडेन को कि ये पेश कर दो 3 हफ्ते वाला। अच्छा, अब मैं क्या कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आप जरा देखें 27 स्लाइड, ये भी प्राइम मिनिस्टर यानी नेतन्याहू का जिक्र हो रहा है। 27 स्लाइड, प्राइम मिनिस्टर टोल्ड मीडिएटर्स ही बैक्ड 21 डे इजराइल हिजबुल्लाह फायर बिफोर इट वाज अनाउंस्ड। डिप्लोमेट्स जो है टाइम्स ऑफ इसराइल को बता रहे, खुद ही उसने कहा है, और वो उधर से उसने अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट बाइडेन ने और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, और वो फिर पीछे देखो। अब ये तो एक ऐसा इशू है जो एक, और यहाँ जनाब अभी ग्राउंड पे फोर्स, वो हिजबुल्लाह तैयार बैठी है, हिजबुल्लाह जो है वो इसमें तैयार बैठी है, और कोई 1 लाख के करीब, कम से कम 3 अरब मुल्कों से लोग जो हैं वो गोलान की पहाड़ियों पे, और 1 लाख से 1.5 लाख, कोई 2 लाख, मतलब सारे लोग जो हैं वो गोलान की पहाड़ियों पे और लेबनान में, और ये सब तैयार हो रहे हैं ग्राउंड पे। और ये जो हैं ये शाम से बॉर्डर साथ है ना, सीरिया से, इराक से, यमन से, एक तो यमन से वो हुतीज़ हैं जो फायर कर रहे हैं इलात की बंदरगाह पे, फिर उन्होंने फायर किया, वहाँ आग वाग लग गई, और लेकिन उसके साथ ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए ये लोग सारे पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर नेतन्याहू को रोकना ज़रूरी है। इसमें देखें ना, अभी क्या हुआ है कि लेबनान तो इसमें सकिन हो गया है। अच्छा, पहले जो 2006 में जो हुआ था ना, जब जंग हुई थी 2006 वाली जी, उसमें ये था कि उसमें ये मामला पहले से ख़राब हो रहे थे, क्योंकि ये 1982 में इसराइल पहली दफ़ा ग्राउंड ऑफेंसिव में घुसा था, ठीक है। तो वो जो बाहर प्रॉपरली वो एक ब्लू लाइन सी बन गई थी, तो वो कुछ जगहों पे तनाज़े था, तो यहाँ पे झड़पें हो रही थी 2006 में। उसके बाद ये हुआ कि वो हिजबुल्लाह के लोग आए, उन्होंने 2 पोस्टों पे अटैक किया, और 3-4 बंदे हमारे और 2-4 को वो अगवा करके ले गए। उसके बाद फिर ये इसराइल ने जो है ये जंग इस तरह शुरू हुई थी 2006 वाली। वो 2-3 सिपाही फौजियों को ले गए थे उठा के हिजबुल्लाह वाले, और ये 34 दिन तक जंग जारी रही थी। लेकिन
ये जो जंग थी 2006 वाली, ये इसलिए हुई थी कि 1982 में 1982 में इसराइल ग्राउंड ऑफेंसिव कर गया था। जो 2006 वाली जंग थी, ये ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं थी, जमीनी जंग नहीं थी, इस पर सिर्फ स्ट्राइक्स हो रही थी। मुख्तलिफ इमारतों को बम से मिसाइलों से उड़ाया जा रहा था, रॉकेट से उड़ाया जा रहा था, बम्स गिराए जा रहे थे, लेकिन ज़मीन पे जो है वो इसराइल की फ़ौज दाखिल नहीं हुई 2006 में। 1982 में हो गई थी। अच्छा, 1982 में उस वक्त हुई थी जब वहाँ पर खाना जंगी हो रही थी, क्योंकि खाना जंगी 1975 से 1990 तक रही है। तो आप ये देखें कि 7वां साल था खाना जंगी का। तो खाना जंगी के एक मरहले पे जब ये हुआ कि मैंने कल भी बात की थी ना कि फ़लस्तीनियों के दरमियान और मैरोनाइट क्रिश्चियंस के दरमियान खाना जंगी का आगाज़ ऐसे हुआ था 1975 में। उस वक्त हिजबुल्लाह नहीं थी, तो उस वक्त जो है वो हिजबुल्लाह नहीं थी। 1975 में हरकतुल अमल थी जो और हरकतुल अमल से भी नहीं लड़ाई हुई, इनकी लड़ाई हुई थी फ़लस्तीनियों PLO से। PLO की क़यादत वहाँ पर आ गई थी। 1982 में ये हुआ कि उस पूरी और सीरिया एंटर हुआ। तो मैंने कल भी बात की थी, सीरिया शुरू में मैरोनाइट्स के साथ था कि ये मामला हल हो, किसी तरह ख़त्म हो, लेकिन फिर उसके बाद सीरिया जो है हरकतुल अमल के साथ चला गया और बाद में हिजबुल्लाह के साथ। अब ये हुआ कि वो इसी खाना जंगी के दौरान, क्योंकि खाना जंगी 82 से लेकर 90 तक चली है, तो 82 में 75 से 90 तक जी, ठीक है ना, ये उसकी ड्यूरेशन है, 15 साल खाना जंगी। अब इसमें दरमियान में 1982 आता है जिसमें इसराइल की फौज घुस जाती है और इसराइल की फौज को सपोर्ट कर रहे हैं मैरोनाइट्स। तो मैरोनाइट्स ने सपोर्ट की, ये घुस गए बीच में और उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया बशीर गमाइल। उसको थोड़े दिनों के बाद 82 में ही बम धमाके में उसका कत्ल हो गया, बशीर गमाइल साहब का। वो बम धमाके में कत्ल हो गया। उसके बाद ये बैरक्स पे अटैक्स, इधर उधर ये सारे, और उसके बाद ये विड्रॉल हुआ, इसराइल की फ़ौजों का विड्रॉल हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो जगह रह गई जो शिबा फार्म्स, और वो जगह है जिसके ऊपर अभी तक डिस्प्यूट है, जहाँ ब्लू लाइन बन गई, जहाँ ब्लू लाइन बन गई। अमेरिकन ट्रूप्स भी आ गई, पीस कीपर्स आ गए, बाकी भी फ्रांस की आ गए, वो बैरिक्स पे अटैक, ये सारा कुछ ये 82 में हुआ, लेकिन ये खाना जंगी के बीच में हुआ। इसी दौरान जो है वो हिजबुल्लाह भी बन गई वहाँ पे सारे। अब इशू ये है कि वो ये पहले जो कह रहे हैं ना कि वो एक बंदे को जो 1982 में 83 में जो अटैक्स में बैरिक्स पे और फ्रांस के उसमें मुलविस, तो ये खाना जंगी के दरमियान में घुसा, ये सारा फटा पड़ा था ना। बाद में फिर अमेरिका नहीं, सब नहीं, इन्होंने 1990 में ये सारी सुलह वुलह करवा के सब खत्म हुआ। फिर ये ओस्लो एकॉर्ड वकॉर्ड 90 की दहाई में हुआ। बहरहाल उसके बाद ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं हुआ। इसराइल की फौज ज़मीनी किसी आप समझे कि किसी मुल्क में इस तरह से दाखिल नहीं हुई इंडिपेंडेंटली। ये वो लेबनान भी नहीं है, ना ये लेबनान जो है ये 2006 वाला है, ना ये लेबनान जो है ये 1980-82 वाला है, क्योंकि उस वक्त खाना जंगी हो रही थी। उस वक्त खाना जंगी थी जहां मैरोनाइट क्रिश्चियंस ने कहा था कि आप आ जाएं, बशीर गमाइल, बाकी वो जो भी था पड़ा। इशू ये था कि वहां पर खाना जंगी के बीच में इसराइल के साथ एक पार्टी चली गई, और ये भी ध्यान में रखें कि वहां पर एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी था, ठीक है ना। मतलब है कि सीरिया बाद में किसी और को सपोर्ट कर रहा था, जो अरब ममालिक हैं वो किसी और को सपोर्ट कर रहे थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, लेकिन एक कोल्ड वॉर चल रही थी। तो ये जैसे जैसे खाना जंगी जब ख़त्म होती है, अगर आप इस खाना जंगी की टाइमलाइन देखें जो लेबनान की खाना जंगी है, तो वो खाना जंगी उस वक्त ख़त्म हो रही है 1990 में, जब साथी बर्लिन वॉल भी गिर रही है। तो ये खाना जंगी के ख़ात्मे की तरफ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो उस खाना जंगी में थे उस वक्त। लेकिन ये हुआ कि वो जो मैंने आपसे पहले कहा कि वो एक खाना जंगी, उसके बाद ताइफ एग्रीमेंट हो गया जो कल भी बात की थी। दरमियान में उसके बाद 2006 में इसराइल नहीं एंटर हुआ, ये स्ट्राइक्स ही होती रही, अब भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि रिजर्व्स ब्रिगेड्स को बुला लो और आगे अंदर घुस जाओ, ये हम उसको गज़ा बना देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे दिमाग में। ये देखें, इशू ये है कि ये वो दुनिया नहीं है, और इसको ये ना 80 की दहाई है, वो 80 की दहाई में खाना जंगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अंदर लड़ रहे थे लोग आपस में। इस वक्त चाहे वो मैरोनाइट्स हों, चाहे वो अहले तशी हों, चाहे वो सुन्नी हों, चाहे वो सारे एक थे। और जब ये ख़त्म हुआ, जब ये जब ख़त्म हुआ सारी ये सिविल वॉर, ये खाना जंगी वगैरह ख़त्म हुई, तो उसमें एक शर्त ये भी थी कि लेबनान से फिर यासिर अरफ़ात चले गए थे ट्यूनीसिया,
त्योने शिफ्ट हो गए, तो उसकी एक शर्त ये भी थी, और पीस कीपर्स आ गए और फिर आगे वो। लेकिन मैं इसे भी बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो है ये सूरत हाल, इसमें एक अरब मुल्क को ड्रैग कर लिया, और एक नहीं हुआ, इसके साथ सीरिया भी हो गया, इसके साथ इराक भी हो गया, जो अब पिछले 24 घंटों में जो लोग शहीद हुए हैं वो सीरियंस थे, इराक भी हो गया है। इसमें ये तो हो गए ना, यमन भी, ये अरब मुल्क हैं जी। ये हैं अरब लीग के मुल्क। दो मुल्क खुद ब खुद सकिन इसमें हो जाएंगे, इजिप्ट और जॉर्डन, ठीक है, क्योंकि उधर वेस्ट बैंक के ऊपर जो मजालिम जारी हैं, फ़लस्तीनी सदर जो है उनकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई एक तरह से, वो यूनाइटेड नेशंस में मिल रहे हैं लोगों से, लेकिन वो रशिया और चाइना उनको मिलवा चुके हैं सारे, कि आपस में कोई इख्तलाफ ना हो। अब इशू ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन, ये जो बात है ना कि उन्होंने अनाउंस कर दिया और नेतन्याहू नहीं सुन रहा, ना उनकी सुन रहा है, ना फ्रांस की सुन रहा है, ना नेतन्याहू सुन रहा है जापान की, ना सुन रहा है कनाडा की, ना सऊदी अरेबिया की, ना यूएई की, और सब ने मुश्तरका एक एलामिया जारी की है कि 21 दिन के लिए आप सीज़फायर करके मुज़ाकरात करें। तो मेरा ख्याल है अब तो एक कुछ ज़्यादा ही हो गया मामला, ठीक है ना। और जो शिद्दत थी, मतलब वो उधर से भी रॉकेट्स मार रहे हैं, इधर से मार रहे हैं, उनके लॉन्चर वॉन्चर, उनका पैरेलल सिस्टम तैयार हो गया। तो ये जो मामला है सारा, ये अब वही कल वाली बात मैंने जो कल की थी कि या तो ये सीज़फायर हो जाएगा, इमीडिएट सीज़फायर, या ये है कि ये स्टेटस को तो रह नहीं सकता, क्योंकि स्टेटस को का अगला मरहला तो ये होगा ना कि या तो तल अवीव हिट होगा, या उधर बैरूत पे मजीद अटैक्स होंगे, तो वो और ग्राउंड ट्रूप्स मूव करो, तो बस अब एक इनका भी बन गया ना कि मूव करो। अच्छा, वो कह रहे हैं आओ, वो कह रहे हैं आओ ना, अंदर आओ ना, आओ तो सही जरा। गुरिल्ला वॉरफेयर का अभी इनको गजा नहीं काबू आया, ठीक है ना। भूल जाए आप बैरूत और सीरिया और उधर इराक, और वो ये 7 फ्रंट्स वॉर है बकौल इसराइल के खुद। अगर हम नक्शा दिखा सकें, इसराइल खुद ये कहता है कि ये 7 महाजों पे हमारी जंग है। एक महाज जो है वो लेबनान है, एक महाज हमारा जो है वो गजा है, एक महाज हमारा जो है ये एक तरफ से आ रहा है, एक दूसरा है, ये 7 मुल्क है, ईरान से भी है, सीरिया से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। तो ये जब खुद इसको कह रहे हैं कि ये 7 महाजों से ये हो रहा है मामला, और इससे आपका ख्याल है टर्की इससे अलग रहेगा? आपका ख्याल है कि ईरान, देखिए ना, अरब मुल्कों को छोड़ दें, 2 नॉन अरब मुल्क हैं, वो क्या अलग रहेंगे इससे, इस पूरे, यानी 2 मजबूत फ़लस्तीनियों के साथ जो मुल्क खड़े हैं वो तो नॉन अरब हैं, इराक और टर्की, और बाकी अरब लीग के मेंबर्स हैं, और बाकी तो और पूरा यूरोप साथ खड़ा हुआ है और बाकी दुनिया साथ खड़ी है। ज़ेलेंस्की को ठेंगा दिखा दिया कि आपने असला इस्तेमाल नहीं करना। वो उधर जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो है हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिवाइज करने लगे हैं, और कल हम इसका फाइनल ऐलान करेंगे। आज लेकिन पैसे वगैरह उनके लिए अनाउंस हो गए हैं, $5.5 अरब शायद। आज मीटिंग है ज़ेलेंस्की की बाइडन से, लेकिन वो जो असला है वो डीप इनसाइड रशिया, वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आईनी अदालत क्यों बन रही है? अगर सारे करप्शन के और मेगा करप्शन के मुकदमात ने, फौजदारी केसेस ने उधर ही जाना है, तो उसका एलीट को क्या फ़ायदा होगा कि अपना मथापोड़ी कर रहे हैं? असल तो वो मामलात हैं सारे। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं सर। ये क्यों नहीं इनके जहन में आया? अब आ जाना चाहिए जी। मुझे एक 17वां 18वां मुसव्वदा भी तैयार करना चाहिए कि आईनी अदालत ही जो है, जराइम भी आइन के तहत ही होते हैं इस तरह का कोई बारात। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ये बात इनके जहन में नहीं आई। जी जी, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से लाए अमल तब्दील किया गया। बानी पीटीआई ने कहा था कि अब जलसा नहीं एहतजाज होगा। देखते हैं क्या होता है। अभी तो सिस्टम फंसा हुआ है ना, अभी तो ये लड़खड़ाता हुआ। अब देखिए ना, कितनी अजीब सी बात है कि अभी कल मैं बात सुन रहा था बिलावल साहब की, भुट्टो साहब को जो जब उनको सजा, ये पूरी दुनिया में ये इसके ऊपर एक कंसेंसस है कि वो एक अदालती कत्ल था, ठीक है। और वो उस वक्त पता नहीं क्या दौर था, ना मीडिया इस तरह से था, ना कोई उनकी बात सामने आ सकी, बाद में कोई किताब सामने आई, क्या गुजरी, क्या मतलब है कि बिल्कुल वो ऐसा है जिसको, और बाद में फिर वो नसीम हसन शाह साहब ने बात भी की सारी, जो भी हुआ अच्छा। इसी तरह से जैसे गिलानी साहब का वाक़या है, या ये है कि पनामा के वाक़यात हैं, और बहुत सारे मामला हैं, नैब के और नहेलियाँ और अहलियाँ और ये अहलियत और ये सारे, तो ये सारे मामला तो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, सही या गलत जो भी,
मतलब IPPs खुलते हैं अभी, मिसाल के तौर पे कर्जा कमीशन खुलता है, ये आईनी इशू तो नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही रहेंगे। और कोई भी मुकदमा अगर दोबारा, इवन ये जो मियाँ साहब की वापसी हुई है या बाकी सारे मामला हैं जो भी हैं, तो पहले जो तो सुप्रीम कोर्ट में ही हुआ ना, सही गलत उसको छोड़ दें आप, उसकी उस पर आप रहने देंगे, उसके ऊपर आर्गूमेंट करें, वो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। आईनी अदालत जो है उसमें तो ये मामला आते हैं ना अभी के कि किसकी सीटें किधर हैं, क्या तरमीम हो गई नहीं हुई, क्या वो, उससे मैं ये नहीं समझ पाया। शायद उस्मानी साहब से भी मेरी बात हुई और मैंने उनको शो में इसीलिए लिया, और मैं वैसे भी ये बात जो है बार कि जो मेगा करप्शन है, ये कत्लो गारत है, ये जो दहशत जो भी है CRP, वो तो फिर उधर ही जाना है उन्होंने। जो एलीट फंसी हुई है, तो मुझे बताएं ना कि ये तो अभी जो हुकूमत में है वो हुकूमत में, उस हुकूमत से बाहर निकल के उसका इनसे क्या ताल्लुक, वो तो फिर CRPC केसेस खुलेंगे ना सारे, और अभी भी खुले हुए हैं, वो तो फौजदारी मुकदमा आते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आईनी, चले देखते हैं क्या होता है। फंस गया सिस्टम, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सिस्टम खुद भी, मुझे लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो चल नहीं पा रहा ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि वो उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की, मगर वो आईनी तो था ही नहीं इशू, वो तो इधर का था इशू, सुप्रीम कोर्ट का था। तो वो अगर मुल्क में क्योंकि गैर जमहूरी, खुदा ना खास्ता गैर जमहूरी इकदाम हुआ, तो वो जो आईनी कोर्ट बनी होगी वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएगी वो। अच्छा, ऐसा होगा क्या? मतलब है, बहरहाल देखते हैं। अच्छा, तो बात ये, अच्छा एक तो ये हो गया मामला। दूसरी जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये है कि तो ये ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड, ये जो है ना इसराइल का ग्राउंड ऑफेंसिव, ये सिविल वॉर हो रही है, इसराइल घुस गया, ये माजी को नहीं समझेंगे ना, अभी ये हिजबुल्ला क्योंकि वहीं से बनी ना, अब इसराइल घुसा क्यों दरमियान में? एक अबू निदाल ग्रुप बन गया था, यासिर अरफात मरूम जो हैं उनका एक अबू निदाल के साथ एक झगड़ा हुआ, उन्होंने 1974 में PLO से निकाल दिया, ठीक है, अबू निदाल ग्रुप बन गया। अबू निदाल ग्रुप एक मिलिटेंट ग्रुप, वो एक जो लंदन में इसराइल के सफ़ीर के ऊपर एक अटैक हुआ, उसमें बचत हो गई, लेकिन वो कोमा वगैरह में, और ये सारा उसके बाद ये हुआ, उसके रिएक्शन में, और यहाँ से ज़ाहिर झड़पें उड़पें भी जा रही थी, लेकिन ज़्यादातर वहाँ खाना जंगी हो रही थी। इन्होंने कहा कि वो तो अटैक हुआ है तो हम भी बीच में कूद के और PLO को ख़त्म कर देते हैं हमेशा के लिए। ये PLO को ख़त्म करने गए थे, और कुछ अरसे के बाद वहाँ से वापस निकले, और अजीब, इसी दौरान वो जो अटैक्स हुए बैरिक्स पे, और एक मतलब खूनी साल था 1982। अब इशू ये सारा, ये हम यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा ज़्यादा, पाकिस्तान में हो तो रहा होगा, लेकिन ज़ाहिर है लोगों का जहन तो उस ज़माने में था, लेकिन यहाँ पर ये वो दौर है जब यहाँ पे ज़िया-उल-हक साहब हैं, और जो है वो भुट्टो साहब की 79 और इनकलाब आया हुआ है भाई, यहाँ बहुत इवेंट्स हो रहे हैं ना, अफगान वॉर छिड़ गई है, और यहाँ बहुत कुछ हो रहा है इस खत्ते में, वहाँ वो हो रहा है, और ये पूरे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं वाक़यात सारे। अच्छा, अब ये हुआ कि उसके बाद से जो है वो, अच्छा इतना भरपूर अटैक था कि वो चारों, वो समंदर से भी इसराइल एंटर हुआ, और वो इसराइल जो ज़मीन से भी, और फ़ज़ाई। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो नॉर्दर्न इसराइल है, इसराइल भी तो बहुत छोटा है, और उसमें गुंजान आबाद है इसराइल, यानी गजा की बात मैं नहीं कर रहा, इसराइल भी तो बहुत गुंजान आबाद है। तो पूरा जो शुमाली इसराइल है, वहाँ से कोई 1 लाख इस जो इसराइली हैं वो वस्ती और जनूबी वो आ गए हैं वापस छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर हिजबुल्लाह के रॉकेट गिर रहे हैं भाई, ये इधर से गिरा रहे हैं, वो उधर से गिरा रहे हैं। तो पूरा शुमाली इसराइल जो है वो सायरन बच के, हैफा में राफेल की फैक्ट्री है, वो हैफा देखिए ना, मोसाद का हेडक्वार्टर पे, तो वो शुमाली इसराइल वो छोटे छोटे रॉकेट फेंक रहे हैं ना जवाब में, तो वो तो चल, तो ये पिछले कई महीनों से जारी था। तो वो उधर से पूरे, इनका कहना ये कि 60,000 है, इसराइल कह रहा है कि 60,000 लोग शुमाली इसराइल छोड़ के वो नीचे आ गए हैं यहाँ पे, यानी जनूब में, और इधर आ गए, तो इधर से हूती मारते हैं, उधर भागते हैं, वो इधर से तलवीव, एक रौला पड़ा हुआ इसराइल के अपने अंदर, जगह उनके पास भी नहीं है। अब इशू ये है कि वो नॉर्दर्न इसराइल में जो सेटलर्स या जो भी लोग वहाँ पे जिन्होंने जाने, जो रहते हैं नॉर्दर्न इसराइल में, वो नॉर्दर्न इसराइल से इधर आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर हिजबुल्लाह रॉकेट, और वहाँ पर ये आयरन डोम वोम नहीं है, आयरन डोम की सहूलियात जो हैं वो तल अवीव के लिए हैं,
वो आयरन डोम थोड़ी वहाँ पे जो है वो शुमाली इसराइल में जो गिरता है आके मिसाइल हिजबुल्लाह का, तो उसको आयरन डोम तो नहीं रोकता ना, वो तो वो सारे छोड़ के इधर आ गए। अच्छा, अब ये है कि वो उधर से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो, अच्छा जो सिविलियंस को वो खुद भी, क्योंकि बरतानिया ने भी कहा है कि लोग हमारे निकले हैं, तो वो सारे लोगों को भेज रहे हैं इस वक्त सिविलियंस को सीरिया की तरफ और इराक की तरफ। सड़कें भरी हुई हैं इस वक्त, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर वो चाह रहे हैं हिजबुल्लाह वाले कि ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो, ये एक दफ़ा आए। और जो लोग पहुंचे हुए गोलान की पहाड़ियों पे, जो यमन से और इराक से और बाकी जगहों से हैं, वो जो पहुंच रहे हैं तेज़ी के साथ, वो इंतज़ार कर रहे हैं हसन नसरुल्लाह के मैसेज का। क्योंकि जैसे ही ये ऊपर एंटर हुए, यानी ये लेबनान में एंटर हुए, तो गोलान की पहाड़ियों से वो उतरेंगे नीचे। ये बहुत सोच समझ, यहां पर जो है ना डी एस्केलेशन बहुत इतनी ज़रूरी हो गई है। और इसी तरह, क्योंकि देखें वो ज़ेलेंस्की, अब वो वॉर रोकना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट बाइडेन और यूरोप के मुल्क और सारे ये जो हैं वो पीस के लिए, पीस की तरफ बढ़े कि भाई इसको यहाँ रोको। ये जो न्यूक्लियर का मामला है ये भी एक दफ़ा तय हो गया हुआ था, इसको कल प्रेसिडेंट पुतिन जो है दोबारा रिवाइज करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी। और उन्होंने जो बात आज की है प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो बात उन्होंने, अच्छा ट्रम्प ने बड़ी मज़ेदार बात की है। ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की के कहा है कि ये जो है जब भी आता है अरबों डॉलर हमारे ले जाता है निकाल के, और ये सबसे बड़ा ये कारोबारी सेल्समैन है दुनिया का। ये मैं 20 स्लाइड दिखा रहा हूँ, 20 स्लाइड। और वो कहते हैं कि ये फोर्ब्स के, वो कहते हैं कि ये ज़ेलेंस्की आता है ग्रेटेस्ट सेल्समैन, पैसे लेने आता है, अमेरिका पैसे लेके चला जाता है। और फिर साथ ही एक और जुमला ट्रम्प ने कहा जो बहुत पसंद आया है रशियंस को, तो इसे रशियन ने उसकी लीड लगाई है, वो ये है 21। ट्रम्प ने ये भी कहा, अमेरिकन को याद दिलाया है कि रशिया जो है उसने हिटलर और नेपोलियन को शिकस्त दी हुई है, याद रखो। वो जनरल फ्रॉस्ट पहले हिटलर और नेपोलियन, तो 21 उन्होंने कोट किया। तो बड़ी ज़बरदस्त बात की है जनाब ट्रम्प साहब ने। अच्छा, और फिर उसके बाद जो असल बात है वो राइटर्स की जो खबर है वो 23 के, पुतिन इशूज न्यूक्लियर वार्निंग टू द वेस्ट ओवर स्ट्राइक्स, कि वो अपने न्यूक्लियर, अच्छा न्यूक्लियर स्ट्राइक्स तो ये बिल्कुल भी नहीं, कि ये सारे जो मुल्क हैं ये बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं। ये जो है ना जो पोलैंड और यूक्रेन इवन और ये सारे मुल्क, तो वो अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक इन मुल्कों पे होगी, ये तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो ये लफ्ज़ ही नहीं आना चाहिए बीच में न्यूक्लियर वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर दोबारा से वो जो स्टार्ट मुआहदे आपस में थे, या वो चाइना ने कल उनको इंटीमेट नहीं किया अमेरिका को, ठीक है ना, अमेरिका को उन्होंने इंटीमेट नहीं किया, तो वो भी दोबारा, हालांकि वो उनका पीले के कमांडर चाइना अमेरिका के कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये है कि वो चाइना ने इंटीमेट नहीं किया। तो बात ये है कि अगर इस तरह से होगा, कुछ असूलों पे तो चलना पड़ेगा ना, कि भाई एक मुल्क दूसरे को बताए कोई न्यूक्लियर से पहले, कोई टेस्ट से पहले, कोई बात। लेकिन असल जो है ना वो ये कहानी, ये हिजबुल्लाह सॉरी इसराइल और ये जो गज़ा से भी नहीं बिगड़ा मामला, ये मामला ज़्यादा जो बिगड़ गया है वो तब बिगड़ा है जब ये पेजर्स और ये वाली चीज़ खुल के सामने आई है कि यहाँ पे भी इस तरह से वॉर क्राइम हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना ये अब एक प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि उसमें सिलिकॉन वैली के अंदर वही एंजल लाइट के पीछे जो है वो चाइना की इन्वेस्टमेंट, उसके पीछे वो भी स्टार्टअप्स, और कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्या क्या कहाँ जा रही है इन्फॉर्मेशन, क्या हो रहा है। तो ये इतनी हम एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में रह रहे हैं इस वक्त, जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि वॉरफेयर भी तब्दील हो गया है, और इसमें, और ये हम कोविड से ही नहीं निकले अभी तक कोविड के बाद की इकॉनमी जो रिसेशन और आगे प्रॉब्लम्स है, जॉब्स कितनी जाएंगी इस साल आगे, मतलब ये इस वक्त जो है ये जंगों की तरफ जाना जो है ये इतना ख़तरनाक है। तो एक तो उधर मेरा ख्याल है कि पीस की तरफ चले जाएंगे, ज़ेलेंस्की को एक दफ़ा बता दिया जाएगा कि भाई ये देखें, आज जो उनका मीडिया है वो ये क्या खबरें लगा रहा है। 31 ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट कर रहा है, लेकिन वहीं का मीडिया है। 30th स्लाइड ये यूक्रेन का मीडिया है, यूएस अनइम्प्रेस्ड, वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी को, मगर उसकी स्टोरी के ये इन्होंने निकाली है हेडलाइंस। 30th देखें, यूएस अनइम्प्रेस्ड विद ज़ेलेंस्कीज़ विक्ट्री प्लान। 31 कीव इंडिपेंडेंट, सम वेस्टर्न लीडर्स अनइम्प्रेस्ड। अच्छा, और की पोस्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल, व्हाइट हाउस क्वेश्चन ज़ेलेंस्कीज़ विक्ट्री प्लान, साइड ऑफ स्ट्रेटजी बियॉन्ड वेपन्स रिक्वेस्ट। तो बात यह है कि वो प्रेसिडेंट बाइडेन भी इसको उनको चाहिए कि इसको फौरी तौर पे इसको डीएस्केलेट करें,
और ये नेतन्याहू को तो बिल्कुल ही एक्सलेशन से रोकें कि रीजनल वॉर हो या फर्दर आगे किसी भी तरह से हो, और ये पीस एग्रीमेंट जो 3 हफ्ते को जो कह रहे हैं कि खुद ये मुझे नहीं समझ में आता अमेरिकन से। मतलब नेतन्याहू ने उनसे कहा कि आप ऐलान करें मैं मान जाऊंगा, उन सब ने मिलकर ऐलान कर दिया, कई मुल्कों ने, कनाडा वो आगे उन्होंने कहा हमारा भी नाम डाल दो, हमारा भी डाल दो, हमारा भी डाल दो, सबने नाम अपने डलवा दिए। वो कह रहा है कि मैं तो करूंगा जी। और बाद में खबर आ रही है कि वो तो इसने नेतन्याहू ने खुद कहा था कि बस मैं कर दूंगा, आप मुझसे गुजारिश करें मैं करता हूँ सीज़ फायर दोबारा। उन्होंने गुजारिश की, ये मसला लगता है कि ये मामला भी कोई आईनी अदालत में जाएगा तो हल होगा, उससे कम ही हल नहीं होने वाला। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है अब काफ़ी हो गया। अगर ये प्रेसिडेंट बाइडन की और प्रेसिडेंट मैक्रों की इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा ही दिखा रहा हूँ, 27 स्लाइड दिखा के भी इसे क्लोज करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर टोल्ड मीडिएटर्स दरमियान में कि ही बैक 21st डे इसराइल हिजबुल्ला, टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ, सीज इट वॉज अनाउंस्ड, ठीक है ना, डिप्लोमेट्स ने बताया है और उनको उससे पूछ के अनाउंस करके और ये इन्होंने ऐलान किया और उसके बाद साथ ही लहरियत शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं प्रोग्राम क्लोज करने से पहले कह दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जो ये मीटिंग है ना डॉक्टर यूनुस की और शहबाज शरीफ साहब की जी। उसमें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं उसमें उन्होंने कहा है कि सार्क को रिवाइव किया जाए। सार्क को, ये बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा, पाकिस्तान भी चाहता। अब आप सार्क के मुल्क अगर देखें तो सार्क के मुल्कों में कौन कौन से मुल्क हैं, अगर वो हम एक उसका 1 मिनट लेके हम दिखा सकेंगे इसी तरह कि सार्क में मालदीव है, सार्क में बांग्लादेश है, सार्क में श्रीलंका है, सार्क में पाकिस्तान है, सार्क में इंडिया है और सार्क में भूटान है। यही है ना सार्क के मुल्क। तो अब मुझे बताएं कि श्रीलंका को क्या एतराज़ होगा सार्क में आने पे, वहाँ जो चेंज आया है इस वक्त। मालदीव को एतराज़ होगा, नेपाल को एतराज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान भी दरमियान में आ गया था, अच्छा उनको भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई एतराज़ होगा। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है और आपको पता है कि मुलाकातें किन किन से हुई हैं डॉक्टर यूनुस की। एक तो उनको ऐसे करके जप्पी पाई है प्रेसिडेंट बाइडन ने, प्रॉपर जप्पी पाई है उनको ऐसे करके ना, मतलब ऐसे मैंने कभी प्रेसिडेंट बाइडन को ऐसे किसी से मिलते नहीं देखा जैसे वो उन्होंने जप्पी डाली है ना। ये देखें, ये उन्होंने बांग्लादेश, अब मुझे बताएं कि इसको देख के ये जप्पी मारने का जो वो था रिवाज, इससे पहले वो किसी और शख्सियत से मंसूब था। अब ये जप्पी मारना जो है अमेरिका की जप्पी है, ये अमेरिका की जप्पी, ये बड़ी जप्पी है, ये एक आलमी सतह की जप्पी है। वो उन्होंने मारी है डॉक्टर यूनुस को, और डॉक्टर यूनुस से उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पे अमेरिका आपके साथ है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से मिले, उन्होंने कहा सार्क रिवाइव होनी चाहिए। और दूसरी वो क्लिंटन के साथ भी कहते हैं जो हमने कल बात की थी। लेकिन ये जो जप्पी है ये एक तारीखी जप्पी है, ठीक है। डॉक्टर यूनुस की जप्पी, बाइडन की जप्पी डॉक्टर यूनुस को, उनको पाकिस्तान आने की दावत भी दी है, हो सकता है पाकिस्तान भी तशरीफ लाएं जल्द, और हमारे तरफ से भी लोगों का आना जाना वहाँ शुरू हो रहा है। तो ये है कि अब ये बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में। तो देखिए कहाँ जाते हैं हालात। बस ये सीज़ फायर अल्लाह करे जल्दी हो, गज़ा के लोगों की भी जान छूटे इससे, और लेबनान और इसराइल के दरमियान एस्केलेशन भी रुके। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ